हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी टेट का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री के लिए, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये ऑफिशियल पेपर से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ हाई स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये जो है ये 2018 के लिए जो हुआ था टेट का एग्जामिनेशन एमपी में, जो कि 7 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था। तो ये आपका टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है, इसका डिस्कशन करेंगे। इसमें केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनको हम 4 पार्ट्स में कवर कर रहे होंगे, 25 25 25 करके। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हम पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू एमपी टेट, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ना, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो आपका टेट का एग्जाम होता है एमपी टेट में, शायद उसे वर्ग 1 करके बोलते हैं, वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि ये पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए भाई, और अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी टेट एग्जाम की, अभी एमपी टेट होने के बाद आपका फिर से दोबारा पेपर होगा मेन जॉब के लिए, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास शानदार कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। डी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर्ड है। 600 प्लस वीडियो जो कि 700 घंटे की है। प्रीवियस ईयर का वीडियो सॉल्यूशन मिलता, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। टेस्ट सीरीज मिलती है डेडिकेटेड, चैप्टर वाइज, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, फुल लेंथ सब मिलते हैं। ये आपका 6 मंथ और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए अवेलेबल है। ये हमारी ऐप का नेम है पढ़ रहे आईआईटी जैम, और ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ले सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। पहला क्वेश्चन आपका केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। The decomposition of ammonia on a hot platinum surface follow zero order kinetics। अगर हमें इस बात का पता लग गया कि ये कौन सी, कल को भाई देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, बताइए किस ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी, तो ये टोटल रटने वाली बात होती है, तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी। हालांकि इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन ना, व्हाट वुड बी द, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने बोलना चाहिए व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बेसिकली यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आपसे पूछी जा रही है। तो इसके लिए मैं एक जर्नल फॉर्मूला भी आपको लिखवा देता हूं भाई, एक जर्नल फॉर्मूला लिखवा देता हूं। आपको किसी भी ऑर्डर की क्या निकालनी हो, देखिए मोल ना पर लीटर, मोल पर लीटर एंड 1 माइनस एन, मोल पर लीटर 1 माइनस एन एंड पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर है, उसके लिए जर्नल फॉर्मूला ये रहता है, जर्नल रिप्रेजेंटेशन ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला, अगर आपको किसी भी ऑर्डर की, फॉर एग्जांपल अब यहां से आपसे एन की वैल्यू, एन का मतलब यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से है, एन का मतलब यहां पे किससे है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं तो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 जीरो, और किसी की भी पावर 0 1 होता तो ये पर सेकंड आ जाएगा। तो दिस इज जर्नल फॉर्मूला, इससे आप किसी भी ऑर्डर की, है ना, यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, तो पहला आंसर होगा नहीं जी, ये तो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, मोल पर मोल हो गया, दिस इज सेकंड ऑर्डर, ये आपका सेकंड ऑर्डर की होती है, पुट करके देख लो 2, है ना, 1 माइनस 2 करोगे -1 हो जाएगा। मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पे पर सेकंड नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था केमिकल काइनेटिक्स का, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जो उसका मोलिकुलर वेट होगा उसको आप n फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन एम यहाँ पे क्या है हमारा, अगर आपने इस रिएक्शन का n फैक्टर निकाल लिया,
तो आपका इक्विवेलेंट वेट इजीली निकल जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे K2Cr2O7 2 नेगेटिव की, और जब आप इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव। बैलेंसिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो डाइक्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में आप करवाते हैं तो वो वहां से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के अंदर। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है और इसकी +3 है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? तो आप कहेंगे 3 इलेक्ट्रॉन का। और किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है, वही उसका एन फैक्टर होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका एन फैक्टर 3 मानेंगे, जो कि है गलत। एन फैक्टर 3 नहीं है, एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ एक क्रोमियम की वजह से, बट यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा, जो वैलेंसी फैक्टर आएगा, दैट इज 6। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने पे Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वैसे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, बट यहाँ पे 2 क्रोमियम, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो मोलिकुलर वेट इसका तो दे रखा 294, ठीक है। 294 को डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, करके देखिए कितना आ जाएगा। तो 6 पे जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 9 पे जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इस रिएक्शन का आइडिया था, आपको एन फैक्टर का आइडिया था, तो आप इसको इजीली निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद रखने वाले होते हैं, समझाने का नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कम अंडर द क्लास ऑफ पॉलीएस्टर? तो इनमें से कौन सा पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आता है? तो डेक्रोन जो है आपका, डेक्रोन हो गया, टेरिलीन हो गया, दीज आर द पॉलीएस्टर्स, ये पॉलीएस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने का है नहीं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ सकते हैं। व्हाई इज देखो आपने सभी ने ये जरूर सुना होगा कि I3 नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है भाई I3 नेगेटिव। और कल को अगर आपसे I3 नेगेटिव की शेप पूछ ले तो वो भी मैं बना देता हूँ। देखिए आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव का मतलब 8 हो गए, तो 2 यहाँ पे इस तरीके से शेयर कर लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन बचे, उनके लगा दिए हमने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज I3 नेगेटिव, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे sp3d होती है, एंड इसकी अगर अकॉर्डिंग टू वेसपर थ्योरी आप शेप की बात करेंगे दैट इज लीनियर, ठीक है, लीनियर होती है। अब बात यह आती है कि I3 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता है, बट F3 नेगेटिव एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? आपने I3 नेगेटिव सुना है लेकिन F3 नेगेटिव नहीं सुना है, इसके पीछे रीजन क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। सबसे पहला रीजन ये है, इट इज बिकॉज फ्लोरीन हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, कुछ हद तक बोल सकते हैं ये इसका रीजन है, कुछ हद तक बोल सकते हैं। हालांकि एक्चुअल अगर आप बात करेंगे और ऑप्शंस देखते हैं, इट इज बिकॉज हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, ना बिकॉज हैव लो एफ बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे अगर आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो हम यहाँ पे यही आंसर दे सकते हैं, ठीक है, यही आंसर दे सकते हैं फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट आएगा। हालांकि इसके अलावा 2-3 एक्सप्लेनेशन और बनती है भाई। जैसे आप यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन को लेके आएंगे, पहली बात तो ये बॉन्ड नजदीक रहे होंगे काफी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भाई इनके पास 3-3 लोन पेयर है, तो जबरदस्त आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इनके बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रहा वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, बट यहाँ पे अगर आप बात करेंगे वो इतनी स्टेबल एनर्जी का नहीं होता, इनका एनर्जी गैप में काफी डिफरेंस रहेगा, इसलिए यहाँ पे वैकेंट डी का कोई खास मतलब वैकेंट डी का की वजह से यहाँ पे वो बना नहीं पाते बॉन्ड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि नो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल इन इट्स वैलेंस शेल, ये इसका आप रीजन दे सकते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका पीएच ऑफ, है ना, पीएच ऑफ n/10 NaOH, इसकी पीएच निकालनी है। सबसे पहली बात तो आपको नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई 10 दिया है, तो सबसे पहला काम आप क्या निकाल लीजिए, मोलैरिटी निकाल लीजिए। तो अगर आप यहां से देखो NaOH की अगर हम बात करें, NaOH का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर कितना होता है, तो बेस के लिए हम जितना OH नेगेटिव वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। अब हमें ये पता है कि नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर होती है भाई, इज इक्वल टू एन फैक्टर होती है। तो एन फैक्टर 1 हो गया, तो यहां से नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी एक दूसरे के इक्वल आ गई, ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक दूसरे के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मोलैरिटी जो आ जाएगी आपका, एन की जगह आप एम पुट कर दीजिए, वो आ जाएगी आपका
0.1, यानी कि ये 1/10 ही आएगी मोलैरिटी भी यहाँ से, ठीक है। अगर नॉर्मेलिटी इतनी तो मोलैरिटी भी आएगी। इसका मतलब यहाँ से जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, वो कितनी होगी 10⁻⁻1। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH की ये बात हो गई तो यहाँ से हम अगर POH की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी जी, POH कितनी हो गई 1 हो गई POH। और अब हमें ये पता है कि PH प्लस में POH इज इक्वल टू 14, वो 14 के इक्वल होता है। तो यहाँ से PH किसके इक्वल आ जाएगी, 14 माइनस में 1 इज इक्वल टू 13, 14 माइनस में 1 इज इक्वल टू 13। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 13। तो पहली बात ये देखिए, जो n/10 दिया हुआ था मोलैरिटी के टर्म में, ये 0.1 ही आएगा यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी इज मतलब कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास, कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 OH की आई, क्योंकि NOH के बारे में बोला है। तो यहाँ से POH निकाल लिया, 1 आ गया। PH प्लस POH का सम 14 होता है, तो यहाँ से निकाला, तो 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है, उसकी रिएक्शन हमने कॉपर मेटल के साथ करवाई तो हमें एक B मिला, और बी को जब हमने सोडियम कार्बोनेट एंड I2 के साथ रिएक्शन करवाई तो येलो कलर का सॉलिड C मिला, ठीक है। तो बताइए, और जब हम ए को हीट करते हैं ना कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें एक हाइड्रोकार्बन मिलता है दैट इज प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है ना। ये रहा। तो बताओ ABCD क्या होंगे। पहली बात तो देखो, आप ऑप्शन से तो जाएंगे ही जाएंगे, ऑप्शन से काफी हद तक आइडिया लगता है। अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन, दिस इज, यहाँ पे तीनों ऑप्शन में एक चीज दिखाई दे रहा है दैट इज CHI3, यस दिस इज आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी कॉपर मेटल के साथ, तो एक कंपाउंड बना होगा, मैं बताऊंगा अभी क्या बनेगा B, और उसकी रिएक्शन आपने, ये जो रिएक्शन दिख रहे हैं ना B2 जो C है ना, B2 जो C आपको नजर आ रहा है दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। B2C आपको जो नजर आ रहा है दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरी बात, A2D जो नजर आ रहा है ना आपको, A2D, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई होगी यहां से पक्का, ठीक है। एंड A2B इज ऑक्सीडेशन, A2B में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सबसे पहले। तो यहां पे भाई देखो, इस ऑप्शन में दे रखा है ईथर, इस ऑप्शन में सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। समझ में आती है यहाँ तक बात, कोई प्रॉब्लम परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए हमें इसके अंदर इतने में। तो उसके बाद लास्ट में देखो, सबसे पहले देखो ए क्या होगा उसको समझते हैं। ए का ऑक्सीडेशन कीजिए भाई कॉपर मेटल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर आप मान लेते कि सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ये वाला CH3 CH, ये हो गया जी OH, और इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करवाने पे मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका B आ गया जी B। इसकी रिएक्शन अब देखो, जब आप यहां से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे जो अल्कीन मिलेगा दैट इज CH3, एंड इन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया, इन ये प्रोपीन भी मिल गया यहाँ से, सही है जी बात, प्रोपीन भी मिल गया, CH3 भी मिल गया, एंड ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होनी क्या है उसको समझते हैं। तो यही आएगा B आंसर इसका, B आंसर ही इसका करेक्ट आंसर होगा, B आंसर ही इसका करेक्ट। सबसे पहले ये जो अल्कोहल है ना, जब आप इसकी रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ करवाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एसीटोन के अंदर। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट की खास बात क्या होती है, C डबल बॉन्ड O CH3, जहां पे भी आपको ये वाला पर्टिकुलर लिंकेज दिख जाए COCH3, वही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, वही आपका आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे। तो ये जो आपका B आया है, इससे जो C मिलेगा, एक तो ये प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, जो आपका CHI3 मिला है वो तभी मिला है जब इसका आपका आइडोफॉर्म, इसकी रिएक्शन आपने NaOH प्लस I2 के साथ करवाई होगी, और ये आइडोफॉर्म यही वाले पर्टिकुलर ग्रुप शो करते हैं। अब जो बचा था भाई आपका पहले वाला, ये एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करके आ गया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड बनेगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट से ऐसा कुछ नहीं है भाई, इससे देखो ईथर से ये कीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, इसका आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो B इज द करेक्ट आंसर। पहले A2B में ऑक्सीडेशन हुआ है, B2C में आइडोफॉर्म टेस्ट हुआ है, A2D में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस। देखिए क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक नेगेटिव का मतलब 8 हो गए। तो यहाँ पे दिस इज, अगर आप बात करेंगे ये क्या है, ये आएगा आपका पर क्लोरेट है, ठीक है ना, दिस इज पर क्लोरेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनके अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड, ये सिचुएशन तो आएगी आएगी। कितने, मैंने आपको बताया था कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 2 यहाँ शेयर हो गए, 2 यहाँ शेयर हो गया और 5 हो गए। 5 का मतलब यहाँ पे अब एक लगा दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और लोन पेयर 4 सिग्मा। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3। क्या होगी? sp3। एंड कैसी शेप आ गई? दिस इज पिरामिडल, दिस इज पिरामिडल शेप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अमंग द। देखिए हमें ये पता है कि जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारे मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। हमारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बेस के तौर पे भी एक्ट करते हैं, एसिड के तौर पे भी। तो ज्यादातर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये पक्का ही एसिडिक रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना। ये सिलिकॉन वाला भी एसिडिक रहा होगा क्योंकि ये भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का रहा होगा। एंड उसके बाद ये जो गैलियम का ऑक्साइड नजर आ रहा है दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इनके लिए एक मैं ट्रिक भी लिखवा देता हूं भाई आपको, जनाबे है ना, जनाबे जनाबे अली ने, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग, बेकार पंजाबी सॉन्ग। क्या ट्रिक है भाई? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। तो यहाँ पे जनाबे का मतलब होता है जिंक। जिंक का भी जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का। अली का मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का। गाया का मतलब गैलियम, गैलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का। बेकार का मतलब बीई, बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का। पीबी का मतलब होता है लेड से एंड सॉन्ग का मतलब होता है एसेंस से। इन सभी के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके अलावा कुछ और भी होते हैं, 2-4 स्पीसीज और होते हैं 2-4, तो उनके भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रख सकते हैं जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी है तो बताओ क्या कमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई इसके ऊपर, एफ के ऊपर एक नेगेटिव होता है, तो यहाँ से अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दैट इज Fe3 पॉजिटिव, इसका मतलब हो गया D5। क्या हो गया जी? D5। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 आ रही है, इसका मतलब पांचों के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट इतने आने का मतलब क्या कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि पेयरिंग तो करवानी ही नहीं है ना। पेयरिंग करवाते हैं क्योंकि 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, तो हमें ये पता कि कुछ इस प्रकार से हमारी स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल में। तो आपने क्या किया होगा भाई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब पेयरिंग वेयरिंग का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो जो आपकी इस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट इज sp3d2, sp3d2। और ये डी बाहर वाले हैं, डी बाहर वाले, इसलिए ये आउटर तो बन गया पक्का, इसलिए ये आउटर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि ये डी वाले जो है ना, ये 3D वाले नहीं है, ये 4D वाले डी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज हाई स्पिन। लो स्पिन वो होते हैं जहां पे पेयरिंग हो जाती है, यहाँ पे जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा स्पिन होती है। तो ये आउटर ऑर्बिटल है लेकिन लो स्पिन, लो स्पिन नहीं होगा, हाई स्पिन होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड आएगा कि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बट दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, SHE पढ़ाया जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी चीजें और अच्छे से मेंशन करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम SHE बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट्स प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन ऑफ पीएच दिस। तो आप बताइए कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड ऑफ पीएच क्या होगा। देखिए SHE जो होता है ना, उसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन, मतलब उसको हम एज ए कैथोड हाफ सेल भी यूज कर सकते हैं और एनोड हाफ सेल भी यूज कर सकते हैं।
तो अगर ये चीज मेंशन कर देते कि ये कौन से सेल के तौर पे, तो और बहुत अच्छा होता। फिर भी अगर नहीं कुछ मेंशन किया तो हम कुछ इस तरीके से चलेंगे। H2 गैस है, यहाँ पे H2 गैस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, जिससे कि वो कन्वर्ट हो गया 2H पॉजिटिव एक्वस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से लेके चलेंगे तो फिर आपका ज्यादा बढ़िया से यहाँ पे हम इसका आंसर, इसका ऐसे मत लो भाई, नहीं तो आंसर रॉन्ग आएगा। फिर इसका आप ऐसे लो कि 2H पॉजिटिव, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिससे कि ये कन्वर्ट हो गया H2 गैस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब हमें ये पता है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ईपी। तो वो किसके इक्वल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और एस एच ई के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, -0.59। यहाँ पे एन लॉग, ऊपर किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब एस एच ई के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू 0 होती है, एन की वैल्यू कितनी हो गई जी 2। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको भी 0.06 लिख देते हैं, तो ये आ गया 0.03 इनटू में लॉग, ऊपर प्रोडक्ट कौन है, H2 गैस, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन तो 1 ही मानेंगे हम, है ना, नीचे ये है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का ये करो। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहां से निकालें, अगर हमारे पास pH 3 है, इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 10⁻⁻3। कितनी होगी जी, 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं 10⁻⁻3, पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 लॉग, और यहाँ पे देखो नीचे वो 10⁻⁻6 होता, ऊपर जाके 10⁻6 हो गया, है ना, 10⁻6 हो गया। अब क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, और ये बनेगा log 10। log 10 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, -0.18, -0.18, यानी कि ये किसके सबसे नजदीक आ रही है, ये वैल्यू किसके सबसे नजदीक आ रही है। देखिए भाई, ये वैल्यू किसके सबसे नजदीक आ रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 18, 7 और 1, ये मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी है मेरे हिसाब से, या ठीक किया है सब कुछ, 6 या 18, मेरे हिसाब से तो भाई ठीक ही लग रहा है मुझे, तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसी जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देख रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो ये 1.7, देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस वैल्यू को 0.06 ले लिया था, 0.059 लोगे तो एग्जैक्ट ही वैल्यू आ जाएगी। और कोई भी बच्चा यहाँ पे 7 तो इसको हम 8 लिख सकते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सेकंड आ जाएगा। तो देखो भाई, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। अगर यहीं पे आप दूसरे वे में ले जाते तो आंसर पॉजिटिव आता, बस वैल्यू यही फर्स्ट या सेकंड में से आंसर आता। अगर यहाँ पे मेंशन कर देते तो बहुत बढ़िया होता है कि ये कैथोड हाफ सेल के तौर पे आपने लिया या एनोड हाफ सेल के तौर पे। ठीक है, फिर भी चलिए जितना दिया था उसके हिसाब से। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन सपोर्ट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इनमें से कौन सी रिएक्शन हमें ये बताती है कि भाई ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। तो बिल्कुल भाई, जब आप रिडक्शन करते हैं ना ग्लूकोज का, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द रेड फास्फोरस एंड HI, रेड फास्फोरस और HI के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का रिडक्शन किया जाता है तो वहां से हमें एन हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है, एन हेक्सेन। तो यहां से हमें इस बात की पता लगता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर रही होगी, है ना। ये इस टेस्ट से कोई आइडिया नहीं लगता है, इस टेस्ट से कोई आइडिया लगता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ाते हैं ग्लूकोज के बारे में सबसे पहले तो बताया जाता है कि ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, कैसे कैसे हमें इसका आइडिया लगा कि ये होगी। तो वहां पे सबसे पहला भाई ये पता करना था कि 6 कार्बन कितने हैं, तो एन हेक्सेन अगर आया तो 6 कार्बन होते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। तो स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म व्हेन नाइट्राइल आर एसिड हाइड्रोलाइज्ड, भाई आपका ये जो आर ये वाला है CN, इसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, वैसे तो भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ एसिड हाइड्रोलाइज्ड, बट ये बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से जाती है ना, बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म से जाती है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड पर्टिकुलर यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा R, इसके ऊपर आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड N। ठीक है, N आ गया N के ऊपर नेगेटिव है, फिर आप इसके ऊपर H दिखा देते हैं, H दिखा सकते हैं। इसी को फिर आगे आप फॉरवर्ड करते जाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ से क्या बनता, अमाइड। क्या बन जाएगा जी, अमाइड। दूसरी रिएक्शन में आपने क्या किया होगा भाई, ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड फिर से यहाँ ब्रेक हो गया होगा, ठीक है, एंड ये वाला OH बॉन्ड यहाँ से आपका टूट के कुछ इस प्रकार से
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अमाइड बनता है, ठीक है जी, क्या बनता है, अमाइड। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा एसिड्स बनेंगे, अमाइंस बनेंगे, या फिर अमोनिया या फिर एसिड अमाइड्स बनेंगे। तो इसको हम एसिड अमाइड बोल सकते हैं। और आप जब आप इसके आगे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से आपको एसिड भी मिल सकता है, यहाँ से आपको फाइनल प्रोडक्ट एसिड भी मिल सकता है। तो एसिड अमाइड इज द करेक्ट आंसर, एसिड अमाइड इज द करेक्ट आंसर। Which statement is true about the anomers of monosaccharides? तो monosaccharides में कौन है, जैसे ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज के एनोमर्स होते हैं उनके बारे में क्या बात सही है? दे डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन। भाई तो एनोमर्स का कोई म्यूटा रोटेशन से कोई खास लेना देना है नहीं, तो दे डू नॉट शो म्यूटा रोटेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एनोमर्स हैव कार्बोनिल कार्बन फॉर्मिंग एसिटल, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेन बात ये होती है कि एनोमर्स आर ऑल्सो डायास्टीरियोमर्स। देखिए जो कार्बन नंबर 1 पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा अल्फा डी, अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो वहां पे क्या कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। अल्फा में मतलब हम ऊपर OH रखते हैं या फिर नीचे OH रखते हैं, तो जो OH की पोजीशन है, जो OH की पोजीशन है वो चेंज होती है कार्बन नंबर 1 पे, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। और ऐसा हमें देखना, जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, या फिर जहां पे मान लो पहले कॉन्फ़िगरेशन SS थी, अब एक की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, बाकी सबकी सेम है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, बाकी सबकी वैसे की वैसे। तो ऐसे जो स्पीसीज होते हैं ना, नॉन मिरर इमेज जो स्पीसीज होते हैं, उन्हें हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो एनोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इनमें से बताइए कि विच इज नॉन पोलर बट कंटेन पोलर बॉन्ड्स। वाटर आप सभी को पता है पोलर होता है, इसके डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी आपका पोलर होता है, ठीक है। एंड SO3 को भी आप पोलर की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं, SO3 इज ऑल्सो पोलर। बट यहाँ पे अगर आप CO2 देखो तो दिस इज नॉन पोलर, इसको हम नॉन पोलर लेते हैं। और इसके जो बॉन्ड्स हैं वो भी पोलर होते हैं, कैसे आइए समझते हैं। देखिए कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ रहा जी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे इसके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन दिखाएंगे तो वो कहाँ से, कार्बन से ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे अगर आप दिखाएंगे इस से ना, तो दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट 0 आता है। इसलिए ये पर्टिकुलर क्या हो गया जी, इस पूरा कंपाउंड के ओवरऑल डाइपोल मोमेंट 0 है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करेंगे भाई, अगर आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड की बात करेंगे, CO बॉन्ड की, ये तो पोलर है ना। तो यही बात तो पूछ रहा है कि इनमें से बताओ नॉन पोलर, खुद नॉन पोलर हो लेकिन उसके बॉन्ड पोलर हो, तो वो कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंडीशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या आ गया जी, फ्री एक्सपेंशन के ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान देना है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है आपका 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क डन भी 0, एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क डन भी 0। अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, अगर दूसरा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एडियाबेटिक, अगर एडियाबेटिक की बात आ गई, इसका मतलब यहाँ पे हीट भी 0, इसका मतलब यहाँ पे हीट भी 0, ठीक है। तो वर्क डन 0 हो गया, हीट 0 हो गई, दोनों बात। तो हीट 0 दी हुई है, वर्क डन 0 दिया हुआ है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हटा देते हैं, है ना, एंड इस ऑप्शन को भी हटा देते हैं। अब इन दोनों में से आंसर आएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस W कर देते हैं, मान लो। तो ये भी 0 है और ये भी 0, तो ये भी पूरी टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, डेल्टा E वाली। डेल्टा E को हम किसके इक्वल लिख देते हैं, एंड, है ना, एंड CV इंटू डेल्टा T, डेल्टा T लिखते हैं। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये वाली पूरी डेल्टा T भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हीट भी 0, वर्क डन भी 0, डेल्टा T भी 0 यहाँ पे होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। डेंसिटी ऑफ अ मेटालिक, यहाँ पे आपको दिया 5.6, ऊपर ग्राम है और नीचे आपका यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा कि इसको कन्वर्ट कर दो, ग्राम को किलोग्राम में करोगे तो कैसे भाई, कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमें पता कि 1 किलोग्राम के अंदर 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर अगर आपसे पूछे तो कितने किलोग्राम होते हैं, दैट इज 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। समझ में आने वाली बात है, ये तो बहुत सिंपल है। वहीं हमें ये पता है कि भाई आपका 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं, तो यही बात हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 की पावर -2 मीटर होंगे। तो
इसको अगर देखा जाए तो कैसे इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5.6 इंटू में आपका क्या करो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ आ गया, है ना। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, किलोग्राम में। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर की को आप 10⁻² का क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर में कन्वर्ट होगा। तो ये नीचे बन जाएगा 10⁻⁶, इससे आप कट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा क्या, ऊपर चला जाएगा 10⁻3। एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसल हो जाएगा यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 5600। क्या करेक्ट आंसर आएगा, अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपका 5600 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन। हमें यह पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। तो अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चार्ज जितना ज्यादा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ये रहा, तो एल्यूमिनियम का चार्ज भी ज्यादा है और एल्यूमिनियम का साइज भी छोटा होता है कैल्शियम से, तो इसकी तो पक्की क्या होगी, एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी। ये कह रहा कि कैल्शियम की किससे ज्यादा होगी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की। बेरिलियम 2 पॉजिटिव पे चार्ज इक्वल है, ठीक है, और साइज भी छोटा होता है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव से इसकी भी ज्यादा होगी बेरिलियम 2 पॉजिटिव की। यहाँ पे हमारा आंसर बन सकता है Na पॉजिटिव। देखिए हम अगर मैं बात करूं, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Na के ऊपर आपका फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है। भले ही देखो इनके साइज में इतना कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, बट यहाँ पे चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर इन दोनों में, यहाँ पे ज्यादा चार्ज है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा कि भाई बताइए इनमें से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कैल्शियम 2 पॉजिटिव से कम होगी, तो वो सोडियम Na पॉजिटिव की होगी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, ए गैस इन अ वेसल इज हीटेड इन अ सच वे। तो ये भाई आपका जो बनेगा, इस इक्वेशन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई T2। अब ये क्या क्या करें, जो इनिशियल प्रेशर था, तो अब मैं क्या मान लेता हूँ भाई, ये आपका P1 था, V1 था और T1 था इनिशियल प्रेशर। अब ये कह रहे हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स, तो अब क्या हो गया 2P1 हो गया होगा, इनटू में 2V1 हो गया होगा, जो इनिशियल था उसका डबल कर दिया। तो अब बताओ बताओ टेम्परेचर में, तो देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, P1 से P1 कैंसिल, V1 से V1 कैंसिल। अगर T2 वहां पे लेके जाओगे तो T2 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा T1 के। जो इनिशियल टेम्परेचर था, अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना, वो इनिशियल टेम्परेचर के 4 टाइम्स होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल H लाइक स्पीसीज। H लाइक स्पीसीज डिपेंड्स ओनली ऑन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है N के ऊपर। किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। वेयर एज द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ अ मल्टी इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करती है किस किस पे, वो N पे भी डिपेंड करती है और वो L पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या कहा, हाइड्रोजन लाइक अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसकी एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, N के ऊपर। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसकी एनर्जी डिपेंड करती है L के ऊपर भी और आपका N के ऊपर भी, दोनों के ऊपर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ये है हमारे पास, सबसे पहले दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। उसके बाद NO होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप N2O3 लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे NO2 या ये अपने डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज N2O4। यहीं पे आप और क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं N2O5। दीज आर द डाइमर्स, सॉरी दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ पे देखेंगे 3 है, इन दोनों के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, एंड यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन +5 है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है +1 से लेके एंड +5 तक वेरी करती है ना। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ, +1 से लेके +5 तक वेरी करती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथाइल विनाइल, है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल विनाइल। तो सबसे पहले विनाइल क्या होता है भाई, कार्बन, कार्बन का ये रहा जी डबल बॉन्ड, और इसी के ऊपर आपने क्या लगा दिया, ईथर, ये रहा जी, ये रहा मिथाइल वाला।
इसकी रिएक्शन करवानी है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना, वहां पे वाटर के पार्टिकल्स ना हो, तो बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज सिंपल एडिशन रिएक्शन। देखिए इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक करें तो यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा एंड दिस कार्बोकटाइन इज प्लस मेसोमेरिक स्टेबलाइज, तो यहाँ पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है और इसी के ऊपर आपके Br अटैक करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे लग जाएगा Br और ये हो जाएगा OCH3। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल था इसलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इन स्क्रोज टू मोनोसैकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भाई? पेप्टाइड बॉन्ड तो कुछ इस टाइप का बॉन्ड है, ये इस वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो क्या सुक्रोज में कहीं पे ही आता है क्या? सुक्रोज किससे मिलके बनता? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में तो, या ग्लूकोज या फ्रक्टोज में तो कहीं नाइट्रोजन का काम ही नहीं है, इसका मतलब यही बात हमारी गलत लिखी हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, बिल्कुल सही बात है। लैक्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यस ये बात सही है। सुक्रोज के अंदर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ही जुड़ते हैं। ठीक है, माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होता है। ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ के जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं या फिर डाइसैकेराइड्स हैं, दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। तो माल्टोज इज आल्सो डाइसैकेराइड्स, इसलिए वो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला देखिए आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपका स्टेपो, ये जो भी भाई मेडिसिन, ये बेसिकली रिलेटेड टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो उसमें ये ड्रग्स वगैरह के नाम लिखे हुए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कुछ ज़्यादा इसमें समझाने का है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज, वो आप देख लेना भाई क्या आंसर बनेगा यहाँ से। अभी मैं बता देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है, इसमें समझाने का कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये रहा, अभी इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको 2 मिनट में। उसके बाद इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट होगा? तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है टोटली, इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है। एंड उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज नॉट एन एनाल्जेसिक, इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक नहीं है? तो यहाँ पे आपका आएगा ऑफ्लोक्सिन, ये जो है ये बेसिकली ये एनाल्जेसिक नहीं में आती है, एनाल्जेसिक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो भाई ये दो जो है ना आपको ये ध्यान रखने हैं, इनका मैं आंसर आपको अभी वेरीफाई करके बता देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का है नहीं। ठीक है, तो इनके करेक्ट आंसर जो है मैं वो आपको भी बता देता हूँ कि क्या होंगे इन दोनों के। ठीक है, इसका तो आएगा भाई आपका, इसका आएगा आपका सोडियम 4135 वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी, नॉन बायो में आएगा ये वाला सोडियम पर्टिकुलर। और अगर आप बात करेंगे इस ऑप्शन के 23 की, तो 23 में आपका 3 इज द करेक्ट आंसर, 23 में 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये कुछ भाई याद रखने की ही चीजें होती है, समझाने का कुछ नहीं है। जो समझाने के क्वेश्चन थे वो मैंने काफी अच्छे से समझा दिए। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 1। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर, ये कुछ याद रखने की चीज़ें होती हैं। जो समझाने की चीज़ें थी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। और जो भी बच्चे चाहते हैं जिनके भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कोर्स ट्राई जरूर करें, कोर्स बाई करके अपनी तैयारी करें, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।